बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो दबा के धांधली हो रही है पंजाब में, मुकाबला ही कोई नहीं, फिर भी धांधली हो रही है। उसकी वजह यह है कि लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं जनाब कि यहाँ तो 5% लोग भी नहीं आए। जहाँ पे इलेक्शन था जरताज गुल की सीट पे या फैसलाबाद की सीटों पे, मियाँवाली में, हर जगह पे लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोट है बहुत बड़े पैमाने पे। इमरान खान साहब जो है वो लोगों की इस वक्त दिल की धड़कन बने हुए हैं। तो क्योंकि उनके पास मकबूलियत है और उन्होंने बाइकआउट कर दिया तो उनका वोटर नहीं निकला। जब उनका वोटर नहीं निकला तो गहमा गहमी थी ही नहीं। तो पंजाब के इलेक्शन में ओवरऑल गहमा गहमी नहीं थी, बल्कि यहाँ तक हुआ कि हमने कई जगह पे ऑडियो सुनी और कई जगह पे ऐलानात सुने कि मस्जिदों से बाकायदा ऐलान करवाए गए कि वोटर्स निकलें और निकल कर जाकर वोट डालें। अब आप अंदाज़ा करें कि लोगों की कितनी दिलचस्पी होगी इस इंतखाब में। तो लोगों को भी आइडिया, और इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में ये ठीक फैसला था कि बाइकआउट ही करो। उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े हैं और दोनों के पीछे एक वजह है। एक इलेक्शन उन्होंने लाहौर का लड़ा जहाँ से हमाद अजहर साहब के वालिद इंतकाल कर गए थे, मियाँ अजहर साहब, और क्योंकि यहाँ पे कोई सज़ा नहीं हुई थी 9 मई में, लिहाजा उन्होंने कहा जी आम इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा इलेक्शन उन्होंने एक हरीपुर में लड़ा ताकि वो फ़र्क बता सकें कि जब पंजाब में इलेक्शन होता है तो यहाँ की पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर क्या करते हैं, और जब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वहाँ की सूबाई हुकूमत कितना ज़्यादा मौका देती है अपने मुखालिफिन को। बाबर नवाज ने खुलकर इलेक्शन लड़ा, पूरी कंपेन की, उनके किसी कारकुन को टॉर्चर नहीं किया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी के ऊपर जुल्म तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि फ्री हैंड दिया गया कि आप इलेक्शन लड़ें। तो अब वो सारे लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और बेहतरीन इलेक्शन हो रहा है हरीपुर में। तो 2 ही जगह पे गहमा गहमी थी पूरे इलेक्शन में। एक इलेक्शन जो है उसमें गहमा गहमी है लाहौर वाले में, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुकाबला कर रही है। तो इधर पुलिस और नून लीग ये मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो इनकी सहूलतकारी कर रहा है। रिपोर्टें तो ये भी आ रही हैं कि इलेक्शन का टाइम ख़त्म होने से पहले, यानी वोटिंग का टाइम चल रहा था अभी, और उससे पहले ही जो फार्म है उनको साइन करवाए जा रहे हैं 45, 47, ये पहले ही साइन करो जी। अब इस किस्म की 2 नंबरी की जा रही है इस इलेक्शन में, और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मीडिया वाले बेचारे रिपोर्ट कर रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, उन्हें लगता है कि शायद ये कोई इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ना इसमें से कुछ निकलना है और ना मीडिया की रिपोर्टिंग से कोई फ़र्क पड़ेगा। शाम के वक्त जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और इलेक्शन ख़त्म शुद्ध, यानी जिसको इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी उसको जितवा देगी, उसका हाथ खड़ा कर देगी। मुकाबला तो कोई हो नहीं रहा मैदान में। लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुकाबला करने का फैसला किया था, लेकिन ये सीट अब तक जो दिखाई दे रहा है, जिस किस्म की धांधली की गई है, जिस किस्म की 2 नंबरी की गई है, हालांकि PMLN के सारे कैंप ज़्यादातर देखने में आ रहा है खाली हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंप्स भरे हुए हैं। लोग बहुत बड़ी तादाद में तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए बार बार निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सीट मिलना मुश्किल है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर रखा है कि इमरान खान साहब को देना कुछ नहीं है। अब ये हमाद अजहर साहब की और इनकी फैमिली की अपनी ज़ाती कोई मेहनत और कोशिश हो और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर इतने बड़े पैमाने पर वोट डाल के अपने वोट का पहरा दे दे तो शायद कोई चांस बन जाए, अदरवाइज यहाँ पे लगता नहीं है, क्योंकि रियासत तुली बैठी है कि उन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ के साथ कोई चीज़ नहीं होने देनी। बहरहाल सिर्फ 2 जगह पे गहमा गहमी, एक हरीपुर में और एक लाहौर में, बाकी जगह के ऊपर बिल्कुल उल्लू बोल रहे हैं, खामोशी है, सन्नाटा है। मस्जिदों में ऐलान करवा रहे हैं जनाब आओ आकर वोट डालो, और वोट डालने वाला बंदा इन्हें कोई नहीं मिल रहा। वो मिलना भी नहीं है, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी इस वक्त इमरान खान की सियासत में है, किसी और की सियासत में लोगों की किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ बदतरीन धांधली हुई। वैसे तो धांधली पाकिस्तान में इलेक्शनों के अंदर होती रहती है। 2013 में भी इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाए, 2018 में इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने इल्ज़ाम लगाए। तो ये कहा जाता था कि 10 सीटें, 5 सीटें, 15 सीटें, इस किस्म की धांधली हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे जितवा देती है और अपने बंदे जितवाने के बाद एस्टेब्लिशमेंट उन्हें हुकूमत पे शामिल करवा देती है और उनके जरिए अपने काम निकलवाती है और हुकूमतों को ब्लैकमेल करती है। पुराना खेल एक चलता रहता है। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ इसमें तो पूरा का पूरा मैंडेट ही उड़ा दिया गया। ये 2024 के इंतखाबात का, माजी की किसी भी इंतखाबात की धांधली से किसी किस्म का कोई मवाजना आप कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है।
बदतरीन किस्म की धांधली, बल्कि एक तरह का मैंडेट को तस्लीम ही नहीं किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ने इस मरतबा ये किया है जैसे 70 के इंतखाबात में किया था, जब पाकिस्तान 2 लाख हो गया उसके बाद, और उसका खुमियाजा पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। तो नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पे धांधली होगी, पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया। अब वो वफाकी आईनी अदालत में लग गई है। अंदाजा करें, 2.25 साल लग गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही है, ट्रिब्यूनल बनाओ, इंसाफ दो, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के अंदर जब नून लीग फंस गई तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ही फंसा दिया। तब से लेकर अब तक पूरा का पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। पूरे की पूरी आईनी तरमीमें लेकर आ गए कि जनाब हमने अपनी हुकूमत नहीं जाने देनी। फिर इसी तरह आप देखें कि लाहौर के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे, किसी जगह पे भी इंसाफ नहीं मिला। और अब जनाब आईनी अदालत में ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया केस कि तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई। अब 25 नवंबर को इसकी समाअत की जाएगी। और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब, अल मशहूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, जिनकी अदालत से इमरान खान साहब को जबरी तौर पे अगवा किया गया और वहां पे बहुत सारे लोग वो देख रहे थे, और उस गैर कानूनी अमल को ये जज साहब ने हलाल करार दे दिया था, कानूनी करार दे दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको उड़ा दिया था, पूरी दुनिया में मजाक बना था। वो वाले जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इमरान खान साहब के केसेस लगने नहीं देते थे, वो वाले जस्टिस आमिर फारूक साहब जिन्होंने इंसाफ नहीं दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा उनसे शिकवा और शिकायत रही, वो जस्टिस साहब जो है वो समाअत करेंगे। उनकी सरबराही के अंदर जनाब बेंच बन गया। उस बेंच के अंदर और जजेस देखें आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अली बाकर नजफी साहब, कमाल नहीं हो गया? फिर के आगा साहब, और इसके बाद जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह। ये जनाब 5 रुकनी बेंच बन गया। अब ये बेंच सुनेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई और किस तरह की धांधली हुई। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रही है एहतजाज का। होगा क्या, मैं आपके सामने पूरी पिक्चर रख देता हूं कि अब होना क्या है और ये हुकूमत कर क्या सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई जगह पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में फखरुर रहमान साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया सियासत.pk को, और उसमें उन्होंने बताया जी एक जगह पे नहीं कई जगह पे मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। और ये बात ठीक है। आसिम मुनीर साहब को खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि वो एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके बनाए हुए पूरे के पूरे निजाम को खतरा हो जाएगा। फिर उनके अपने लिए खतरात पड़ जाएंगे। लिहाजा वो इमरान खान साहब को इस मकबूलियत के आलम में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। और ये बात वो कई जगहों पे कह चुके हैं, ये दावा किया फखरुर रहमान साहब ने। तो फील्ड मार्शल साहब तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती रहेगी। सुहेल अफरीदी जो है वो ना सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं बल्कि सिर्फ एहतजाज करने से पहले वो एक ओपिनियन भी बना रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती बहुत हो रही है। देखिए, जब आप एहतजाज करने के लिए निकलते हैं ना तो पहले आपके पास उसका इखलाकी जवाब होना चाहिए, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिया। 7 मरतबा वो अदालती ऑर्डर्स लेकर अडयाला जेल पहुंचता है कि मेरी लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई जाती। चीफ जस्टिस को खत लिखता है, हाई कोर्ट में पटिशन डालता है, असेंबली से करारदाद पास करवाता है, मरियम नवाज को लेटर लिखता है, बार बार पुलिस वालों से जाके कहता है। तो जो कुछ वो कर सकता था बतौर एक चीफ मिनिस्टर, उसने वो सारा कुछ किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस उसने इस्तेमाल किए। अब वो सहाफियों से पूछ रहा है कि कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी कर देता हूं, लेकिन मेरे पास अब रास्ता क्या है, और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक बड़ा सॉलिड रीजन सुहेल अफरीदी के पास है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वरना फिर आप तैयार हो जाएं, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि 1-2 हफ्ते में अब मुलाकात भी करवा दी जाएगी। ये एक आधे हफ्ते में हो जाएगी या हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अब काम निकल गया है। आसिम मुनीर साहब का वो जो टफ टाइम था जिसको उन्होंने गुजारना था, उन्हें लगता था कि ये टाइम मैं गुजार दूंगा तो इसके बाद मैं नाकाबिले तस्खीर हो जाऊंगा, वो टाइम उन्होंने तकरीबन गुजार लिया। आज है जी 23 तारीख, 23 नवंबर, और अगले 5-6 दिन गुजारने,
उसके बाद सवेरा अफरीदी साहब जाएं और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब उसके बाद बयानियां देंगे, इमरान खान साहब उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में हिलजुल होगी तो देखिए एक तहरीक तो पाकिस्तान में अब खड़ी होगी, 27वीं आईनी तरमीम इसकी वजह बनेगी। तो ये जो एक तहरीक अब खड़ी होने जा रही है ना, इस बार ऐसा नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग लाशें छोड़कर भाग जाएंगे। इस मरतबा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लाशें छुपा लेंगे, लाशें छुपाने वाला काम भी नहीं होगा। वो इस मरतबा पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, अव्वल तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं और वो सरप्राइजेस उन्होंने रखे हैं, लेकिन अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब तो इस मरतबा वो एक एक चीज को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक चीज का हिसाब अपने पास रखेंगे। यानी इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि लाशें छोड़कर वो चले जाएं, शायद ऐसा नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर में इमरान खान साहब की मुलाकातें वैसे भी मुझे लगता है कि अब खुल जाएंगी। और एहतजाज के नतीजे में क्या होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाती है, फर्ज करें एक तो अगर उनका मोमेंटम बन जाता है, वो इतनी ताकत के साथ आ जाते हैं और अवाम पूरे पाकिस्तान में निकल आती है, तो फिर तो वो अपने मुतालबात पूरे करवा लेंगे, फिर तो वो गिच्ची से पकड़ लेंगे पूरे निज़ाम को। लेकिन अगर एक मरतबा फिर गोली चलाई जाती है या एक मरतबा फिर जुल्म और बर्बरियत की जाती है तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे में पाकिस्तान फिर कई महीने या कई साल पीछे चला जाएगा। सियासी एकदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा पाकिस्तान में दोबारा से, फिर से IMF से आपको बड़े कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर से आपको जो है वो अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक बदएतमादी पैदा हो जाएगी, मईशत का पहिया जो पहले ही नहीं चल रहा वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। फिर पाकिस्तान का मजीद 1 साल ज़ाया हो जाएगा। जब ये 1 साल ज़ाया हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल के बाद खड़ी हो जाएगी। तो ये बात आप मेरी याद रखें कि इमरान खान के बारे में मैंने 2020 में एक बात की थी। ARY पे एक प्रोग्राम चल रहा था और उस वक्त भी सबको पता था कि होने क्या जा रहा है। नवाज शरीफ साहब एक डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को गिराया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के आने के बाद से ये सिलसिला चल रहा था। तो मैंने तब ये कहा था कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है कि वो आपको ये पूछता फिरेगा कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और वो बनी गाला में जाकर बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो बनी गाला में नहीं बैठेगा। और उसका क्राउड भी ऐसा है, वो खुद भी ऐसा है, ये चिपक जाएंगे आपको और इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने ये कहा था। तो जब तक आप इमरान खान को इंसाफ नहीं दे देते, जब तक इमरान खान अपना हक नहीं ले लेता, वो आराम से नहीं बैठेगा और ना वो किसी को आराम से बैठने देगा। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि ये उसको काउंटर भी नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ कोई बयानियां भी नहीं बना पा रहे और उसकी मकबूलियत का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास ऑप्शंस नहीं है। ये सिर्फ लिंगर ऑन कर सकते हैं, चीज़ों को लंबा कर सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क इसलिए नहीं चला सकते कि मईशत ठप हो गई है और पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का लगातार शिकार है। दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को इन्होंने अब बना क्या दिया। ये एक रिपोर्ट है और ये है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2024। इस रिपोर्ट के अंदर जो डाटा है, मोहित पीरजादा साहब ने भी ये पढ़ के बताई रिपोर्ट। इसके अंदर जो डाटा है ना, वो ये बताता है पाकिस्तान इंसानी हकूक के हवाले से दुनिया के 165 ममालिक में 136वें नंबर पे है। इतना बेड़ा गर्क पाकिस्तान का इंसानी हकूक में हुआ। और ये जो हमारा रीजन है जहां पे हम रहते हैं, यहां पे हम नंबर 1 है। यानी सबसे बुरी सूरत हाल इंसानी हकूक के हवाले से ये जो खित्ते में हम रहते हैं, जनूबी एशिया में, इसमें हमारी सूरत हाल है पाकिस्तान की। यानी इंसानी हकूक तकरीबन मुअत्तल है। हमारा शुमाली कोरिया जैसा हाल है। मैं बताता हूं आगे वो कैसे है। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट 2022 की है और 2023 के शुरू तक की चंद महीनों की है। असल जुल्म तो 9 मई के बाद शुरू हुआ है। अब वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे या आपके सामने आएगी जब, तो आपको पता चलेगा कि जनाब पाकिस्तान तो बहुत आगे निकल गया इंसानी हकूक की पामालियों में। इन्होंने तबाही फेर दी है। देखें इस वक्त पाकिस्तान को अमली तौर पे शुमाली कोरिया बनाया जा रहा है। कैसे? देखिए शुमाली कोरिया में डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में भी यही है। वहां पे इंसानी हकूक जो है मुकम्मल तौर पे पामाल है। पाकिस्तान में भी यही है। और शुमाली कोरिया में फौज के कंट्रोल में है सारी चीज़ें और उनकी डिक्टेटरशिप की पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। शुमाली कोरिया में कोई जुर्म करता है बंदा या किसी को रियासत नापसंद करती है, उसकी पॉलिसी को, उसकी बात को, तो उसके घर वालों को उठा लिया जाता है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। वहाँ पे भी कोई चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है।
खवातीन और बच्चे वहां पे निशाना बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है, बार बार वहां पे भी कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान में भी कत्लेआम हो रहा है। और कानून में मनमर्जी की बदतरीन तब्दीलियां वहां पे भी की जाती हैं और यहां पे भी इसी तरह किया जाता है। और इवन जो बैरूने मुल्क निकलने वाले लोग हैं, जो जाना चाहते हैं अपना मुल्क छोड़कर, बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो नंबर 1 मुल्क है, आबादी के एतबार से नहीं कह रहा, आबादी में तो पाकिस्तान से बड़े बड़े मुल्क भी हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया का वो सबसे बड़ा मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा लोग अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है इस वक्त। और बैरूने मुल्क निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है, हर एयरपोर्ट के ऊपर बंदे बिठा दिए जो लगातार बंदों को डिपोर्ट कर रहे हैं और बाहर जाने से रोक रहे हैं। ये सख्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और इसके नतीजे में आप देखेंगे पाकिस्तान अमली तौर पर तकरीबन शुमाली कोरिया ही बन जाएगा। और ये हम होता हुआ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है जो ढकी छुपी है, ये अब आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है और बार बार सब लोग इसकी गवाही देंगे। नादरीन, एक और खबर आई है, नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। ये बात मरियम औरंगजेब की वालदा ने की है, ताहिरा औरंगजेब। ये क्योंकि बहुत फैमिली फ्रेंड टाइप के लोग हैं और इनका बड़ा अच्छा शरीफ खानदान से ताल्लुक है, माँ बेटी का। तो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ की बरतानिया में कोई सर्जरी हुई है, तो उनके लिए उन्होंने दुआ के लिए कहा अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत अता फरमाए। मियाँ साहब काफ़ी अरसे से सेहतमंद नहीं है, वो बीमार है लंबे अरसे से, और जिस किस्म के उनको ज़हनी सदमे पहुँचे हैं पॉलिटिक्स में, उम्र के इस हिस्से में जो शख्स 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा हो, वो भी काफ़ी तकलीफ दे है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो उनकी कोई सर्जरी हुई है और उनकी सेहत के लिए दुआ के लिए कहा गया है। तो अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत अता फरमाए और मियाँ साहब को इस बात की तौफीक दे कि वो अपनी जो आखिरी सियासी इनिंग है उसमें कुछ तो ऐसा करें कि तारीख उन्हें अच्छे नामों में याद रखे। यानी तारीख में नाम तभी बनेगा ना जब वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उससे सियासी किरदार छीन लेंगे, वरना ये क्रेडिट इमरान खान के पास रहेगा, क्योंकि इमरान खान ने पब्लिक को इस काम पे लगाया। सबने कोशिश की, अपना अपना किरदार अदा किया, लेकिन जो इमरान खान ने किया वो पाकिस्तान में कोई नहीं कर पाया। इतने अच्छे तरीके से ये मामला पाकिस्तानियों को किसी ने नहीं समझाया हकीकी आज़ादी का, जैसे इमरान खान साहब ने समझाया है। अब नादरीन, जो पूरी दुनिया में इन्होंने जाके रोला डाला होता है कि पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है, हम करप्शन का कोई मामला नहीं होने देते, तो ये 5300 अरब की करप्शन कहां से आई, ये रिकवरी कहां से आई? देखिए, इसके ऊपर अब बात होनी चाहिए ना, हुकूमत इसका क्या जवाब देगी? हुकूमत इसका कोई जवाब दे नहीं रही और ये हुकूमत का अपना डाटा है। 5300 अरब, ये इसी हुकूमत के दौरान, ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि इससे मुल्क की किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर ये पैसा रिकवर हुआ तो ये पैसा गया कहां पे? दावे ये करते हैं कि धेले की करप्शन नहीं हुई, यहां पे हजारों अरब निकल आए हैं, 5300 अरब निकल आए महदूद टाइम के अंदर। तो धेले की करप्शन नहीं हुई तो ये कौन सी करप्शन है? और ये पैसा अगर रिकवर हुआ तो ये गया कहां? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अभी इसके अंदर जो शुगर माफिया ने चूना लगाया कौम को, या गंदुम माफिया ने जो चूना लगाया पाकिस्तान को, उसका कोई तस्करा इसके अंदर मौजूद भी नहीं है। नादरीन, एक और चीज है कि ये जो पाकिस्तान ने वोट किया अक़वाम मुत्तहिदा में, और उस वोट के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की जो करारदाद है वो पास हो गई। चीन ने और रूस ने इस मरतबा हमायत नहीं की। पाकिस्तान पहली मरतबा, ऐसा लगता है कि शायद माजी में हो, लेकिन मेरी जो याददाश्त है उसके मुताबिक मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा विटनेस किया या रिपोर्ट किया अपनी सहाफ़ती करियर में, कि चेक करूंगा मैं इसको भी, कि हम मुखालिफ सिमत पे खड़े हुए चीन और रशिया के साथ, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने वोट कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे तो इसराइल को फ़ायदा होगा। और अब तक का जो एक डाटा मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये देखें कितना अफसोसनाक है। इसराइल ने बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है जब से जंगबंदी हुई है, और अब तक 500 खिलाफ वर्जियां इसराइल जंगबंदी की कर चुका है। 500 खिलाफ वर्जियां, ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है। 342 अफराद शहीद हो चुके। गुज़िश्ता 24 घंटे की जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 22 अफराद उसमें शहीद हुए हैं, और 5 लोग जो हैं इसमें वो हमास के रहनुमा शहीद कर दिए गए। हमास ने ये इंदिया भी दिया है कि इस तरह तो जंगबंदी खत्म हो जाएगी, फिर लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ये है जनाब सूरत हाल। अब वहाँ स्टेबलाइजेशन फोर्स अगर जाती है तो वो क्या किरदार अदा करेगी इस माहौल के अंदर? जब इसराइल हमले करता रहेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है और बड़ी दिक्कत नजर आती है। इलॉन मस्क ने नादरीन एक अजीब कट्टा खोल दिया है। उन्होंने डाटा जाहिर कर दिया है कि कौन कहां से अपना एक्स अकाउंट वेरीफाई करवा रहा है, चला रहा है, कहां से वो बेस्ड कहां पे है।
यानी ये जो अकाउंट है ये कहाँ पे बेस्ड है। तो इसमें ना एक बड़ा मज़ेदार काम ये हुआ कि बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते थे, बार बार ये इल्ज़ाम आता था कि इनके अकाउंट्स इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, इनके अकाउंट्स इंडिया से मैनेज हो रहे हैं, इनके अकाउंट्स इंडिया बेस्ड हैं। लेकिन जब इलॉन मस्क ने ये डाटा दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जनाब जो सेफ्टी है लोगों की या उनकी जो प्राइवेसी है उसको जाहिर किया गया है और इसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन में एक फीचर ज़रूर देना चाहिए कि जो लोग ये समझते हैं कि उनका डाटा जाहिर ना किया जाए वो एक एप्लीकेशन देकर इसको रुकवा लें। ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अब उनकी अपनी एप्लीकेशन है, उनकी मर्जी, उन्होंने ये कर दिया। तो अब पता चल रहा है कौन सा अकाउंट कहाँ पे बेस्ड है। तो जिन जिन अकाउंटों के खिलाफ टाउटों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, उनमें से कोई भी इंडिया से ऑपरेट नहीं हो रहा। यानी बहुत सारे अकाउंट बैरून मुल्क से हो रहे हैं। इमरान खान साहब का यहाँ एशिया से है और बहुत सारे रहनुमाओं के यहीं से हैं, जनूबी एशिया से, यहाँ से वेस्ट एशिया से, यहाँ से हैं। और बहुत सारे जो सियासतदान है, कोई जर्मनी से है फजलुर रहमान साहब का, नवाज शरीफ साहब का बरतानिया से है, बिलावल का मेरे ख्याल में कहीं और से है, कोई यूएई से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो हर एक का अपना अपना अलग अलग जगहों से जो है वो अकाउंट ऑपरेट होता है। जहाँ से भी उसको वेरीफाई करवाते हैं वहाँ बेस्ड होता है वो। तो बहुत सारे बेनामी अकाउंट्स हैं, उनको भी थरथली पड़ गई कि ये क्या हो गया। लेकिन कम से कम एक प्रोपेगेंडा जो ख़ास तौर पे जो बलूच लोग हैं जो अपने हकूक़ मांगते हैं उनके हवाले से जो किया जाता था वो प्रोपेगेंडा कम से कम बेनकाब हुआ है। तो नाज़रीन अभी देखेंगे इसको, बहुत सारे अभी अकाउंट्स का मज़ीद डाटा सामने आएगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।